नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं, जहां पर हम भूगोल विषय की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा पिछली क्लास से हमने एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, जो दो अध्यायों को कवर कर रहा है, जो दो डिफरेंट चैप्टर को कवर कर रहा है। और इसमें हमें सिर्फ अक्षांश और देशांतर के बारे में नहीं पढ़ना है, अक्षांश और देशांतर के साथ साथ हमें ताप कटिबंधों के बारे में भी पढ़ना है, हमें हीट जोन्स के बारे में भी पढ़ना है। पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने अक्षांश रेखाओं की चर्चा कर ली थी कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। हमने पिछली क्लास में शॉर्ट नोट भी डिस्कस किए थे, अक्षांश रेखाएं हमने देखी थी और उनकी विशेषताओं को भी डिस्कस किया था, उनके कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी। आज की क्लास में हमें मुख्य अक्षांश रेखाओं की बात करनी है और ताप कटिबंध की बात करनी है, हीट जोन को डिस्कस करना है। ये हमारा आज की क्लास का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो पहले एक बार हम पुरानी क्लास को रिवाइज करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हमने पढ़ी थी। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि पृथ्वी के केंद्र से किसी भी क्षेत्र की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, और जब हम दो समान अक्षांशों को मिलाने के लिए एक रेखा खींचते हैं तो इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। पिछली क्लास में हमने देखा था एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज द लैटिट्यूड, एंड वी व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग टू सेम लैटिट्यूड इट इज नोन एज द लैटिट्यूड लाइन। ये हमने डिस्कस किया था। फिर यहीं पर हमने चित्र के द्वारा बहुत सारी बातों को समझने की, अच्छा एक और बेसिक बात कि जो अक्षांश है उसे डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, डिग्री, मिनट और सेकंड। फिर हमने विशेषताओं की चर्चा की थी डायग्राम बना करके। हमने देखा था कि दो अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, यही कारण है कि इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान होती है, 111 किलोमीटर समान होती है, हमेशा नहीं, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि थोड़ा सा अंतर आता है, भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा ज्यादा और पोल पर थोड़ा सा कम। वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर चपटी हुई है। पर सामान्यतः देखा जाए तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो लगभग समान होती है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होती। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाते हैं तो लगातार जो लंबाई है अक्षांश रेखाओं की वो कम होती जाती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा इक्वेटर है, जबकि सबसे छोटी अक्षांश रेखा 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। हमने संख्या की बात भी की थी, नंबर को भी हमने डिस्कस किया था कि अगर लैटिट्यूड की बात की जाए तो 181 और लैटिट्यूड लाइंस की बात की जाए तो 179। ठीक है, इतनी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब हमें बात करना है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में और ताप कटिबंध के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक करके। कंसेप्ट हमने समझा था कि आखिरकार हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत क्यों है। बैहम ने बताया था ग्लोब के बारे में, पृथ्वी के प्रतिरूप को, स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ को हम ग्लोब का नाम देते हैं। अक्षांश रेखाएं की चर्चा हमने की थी, इस तरह से हमने सब कुछ डिस्कस किया था। ये मुख्य विशेषताएं हैं। उम्मीद करता हूं कि पीडीएफ आपको मिल गया होगा। नहीं मिला है तो शुरुआत में जो टेलीग्राम चैनल का हमने आपको पोस्टर दिखाया, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें। चलिए, तो अब मुझे लगता है हम अगले टॉपिक पर चलेंगे और हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब हमें बात करनी है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। ठीक, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। अब ध्यान देंगे, एक एक करके अच्छे से समझेंगे कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड में कौन कौन आता है। पहले मैं आपको सिंपली ड्रॉ करके बताता हूं, फिर हम इसे मैप में देखेंगे। देखिए,
सबसे पहली जो अक्षांश रेखा है दोस्तों, ये है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। पहली अक्षांश रेखा कौन सी इंपॉर्टेंट है? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। क्यों? अब एक एक करके इसको समझना शुरू करो। देखिए दोस्तों, ये जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ये एक ग्रेट सर्किल है, ये एक महान वृत्त है। महान वृत्त का मतलब ये होगा कि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, जो इसका ऊपरी हिस्सा है इसे नदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है और निचले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ऊपर वाला पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे वाला जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो ये इसका पहला काम है, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है और चूंकि अर्थ को ये 2 इक्वल पार्ट में बांटती है, इसीलिए इसे एक और नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इक्वेटर। क्लियर है ये बात? अंडरस्टूड? बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इसीलिए हमने नाम क्या दिया है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्यों? विषुव की वजह से। विषुव की वजह से हम इसे विषुवत रेखा का नाम भी देते हैं। विषुव क्या होता है वो हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, एक बात हो गई। अब एक और बात समझें इसके बारे में कि दोस्तों, ये सबसे लंबा अक्षांश वृत्त या फिर रेखा है, जो भी आप कहना चाहें। इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड या फिर सर्कल, जो भी आप इसे कहना चाहें। इसकी जो लंबाई है वो 40,096 किलोमीटर के आसपास है, 40096 किलोमीटर के आसपास है। और ये दुनिया भर में 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, 3 कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है और 3 महाद्वीपों के 13 देशों से होकर के गुजरती है, 13 कंट्रीज से होकर के गुजरती है। और अभी जब हम मैपिंग वर्क शुरू करेंगे तब हमें इसमें आज यही चर्चा करनी है। अभी हमने आपसे कहा था ना कि इंडिया के मैप को हम कुछ समय के लिए बंद करेंगे। पहले हम ये 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे कि कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा कहाँ से जाती है, कर्क रेखा कहाँ से जाती है और मकर रेखा कहाँ से जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी देशों के बारे में हम पढ़ेंगे, आपका होमवर्क रहेगा कि उनकी कैपिटल और करेंसी आप याद करें। उनकी कैपिटल और करेंसी आपको याद करना है। ठीक है, चलिए। तो 3 महाद्वीपों के कितने देशों से होकर के गुजरती है? 13 देशों से होकर के गुजरती है। अब इसके बारे में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताते हैं इक्वेटर के बारे में। देखिए, हमारी पृथ्वी ना साहब गोल है, हमारी अर्थ जो है वो जियोइड है, एक गोल आकार में है। तो इसको कुछ ऐसे समझिए कि ये हमारी पृथ्वी का एक मॉडल है, ये हमारी अर्थ का एक मॉडल है। और आप जहां से बैठे हुए हो, मान लेते हैं कि ये टॉर्च की रोशनी यहाँ पर आ रही है और ये जो टॉर्च है ये सूरज है। तो जब सूरज यहाँ पर अपनी लाइट डालेगा तो कभी भी पूरी पृथ्वी पर एक जैसी रोशनी नहीं आएगी सूरज की, या एक जैसा हीट नहीं आएगा। सूरज का एक जैसा हीट नहीं आएगा। एक जगह पर हीट सबसे ज्यादा होगा और किसी जगह पर हीट सबसे कम होगा। तो ये जो हिस्सा है ना, अब आप सोच के देखो कि अगर ये टॉर्च इसके सामने है तो ये जो हिस्सा है ये हमेशा सूरज के सामने ही रहने वाला है, हमेशा। चाहे सूरज यहां हो जाए, चाहे पृथ्वी ऊपर हो जाए, चाहे नीचे हो जाए, ये जो बीच वाला हिस्सा है अर्थात इक्वेटर वाला हिस्सा है, ये हमेशा सूरज के सामने ही रहने वाला है। तो चूंकि ये हमेशा सूरज के सामने रहता है, ये माना जाता है कि यहां पर 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 ऐसी डेट हैं जिसमें सूरज भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। इट इज परपेंडिकुलर ऑन इक्वेटर। लंबवत होने का मतलब 90 डिग्री का एंगल, सीधी
किरणें आती हैं सूरज की ओवरहेड, बिल्कुल सर के ऊपर, एग्जैक्टली ओवरहेड, ठीक है। तो साल में 2 बार भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत होती हैं, ओवरहेड होती हैं। ये कब कब होता है? 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। और इसी दिन पृथ्वी पर एक जैसी रात, मतलब एक अवधि की रात और एक अवधि का दिन सामान्यतः होता है। और इस घटना को हम विषुब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विषुब के नाम से जानते हैं, इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि इसको एक और नाम दिया जाता है, विषुवत रेखा। एक और नाम दिया जाता है विषुवत रेखा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं तो पृथ्वी पर एक समान दिन और एक समान रात होता है। इसी स्थिति को हम विषुब या इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। अब एक बात और समझ लो, अभी आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो प्रकाश है या सबसे ज्यादा जो हीट है, हीट वर्ड ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करना होगा, और भी अच्छा शब्द होता है सोलर रेडिएशन। अभी ये वर्ड धीरे धीरे हम यूज करना शुरू करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो सोलर रेडिएशन है, जो सौर विकिरण है दोस्तों, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो पहली बात हमें ये पता पड़ी कि सर जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण आता है। अब चूंकि यहां पर सूरज की किरणें सबसे ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इट हैज द हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर। यहां दुनिया का सर्वाधिक औसत तापमान होता है, मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर होता है। अब इन शब्दों पर गौर करेंगे दोस्तों। देखिए, हमने ये नहीं कहा आपसे कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा तापमान होता है, हमने आपसे कहा भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक औसत तापमान होता है। इक्वेटर हैज द मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि सर कोई और इलाका होगा जहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री 50 डिग्री पर भी जाता होगा, लेकिन हमेशा वहां इतना नहीं रहता होगा। तो एवरेज टेम्परेचर कहां पर ज्यादा है? इक्वेटर पर जाता है। और इसी इलाके में बहुत बड़ा समुद्री इलाका भी है। देखिए, जहां जहां से इक्वेटर पास होती है, प्रशांत महासागर से भी इक्वेटर जाती है, अटलांटिक महासागर से भी इक्वेटर जाती है, और हिंद महासागर से भी इक्वेटर जाती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत है, जिस वजह से यहाँ पर एवेपोरेशन बहुत होता है। और जब एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होगी, और जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा तो बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। और आप देखिए दोस्तों, अमेजन के जंगल, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, वो इक्वेटर वाले रीजन में ही आते हैं, वो विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में ही आते हैं। तो ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हमने 2 बातें पहले समझी कि 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होंगी, बिल्कुल सर के ऊपर, ओवरहेड, ठीक है। इसी को विषुब कहते हैं। अब चूंकि सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन इसको मिल रही है, यही कारण है कि यहाँ पर मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर है। समुद्री इलाका है तो एवेपोरेशन ज्यादा है, एवेपोरेशन ज्यादा है तो रेनफॉल ज्यादा है, और रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है, लार्ज नंबर में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। ये बात हो गई। अब 2 बातें और समझे। देखिए, यहाँ पर एक महाद्वीप है और उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। यहाँ पर एक अफ्रीका नाम का महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है, कॉन्गो नदी, कॉन्गो रिवर। कॉन्गो देश भी है, कॉन्गो रिवर। कॉन्गो ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये नदी है, कुछ इस तरीके से बह रही होगी, इस तरीके से, तो कितने बार काट दिया? एक क्रॉस ये, एक क्रॉस ये। तो कॉन्गो नदी इक्वेटर को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ये सवाल पूछे गए हैं पहले भी, तो ध्यान रखेंगे कि अफ्रीका में जो कॉन्गो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। स्पष्ट है? अब एक बार और समझे यहाँ पर। ओके, आखिरी पॉइंट, अफ्रीका में ये जो इलाका है, यहाँ तो आप जान रहे हैं कि साउथ अमेरिका है,
ये जो इलाका है ये अटलांटिक महासागर का इलाका है, ये अटलांटिक ओशन का इलाका है। और यहां पर दोस्तों गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी। ओके, ये वो इलाका है जहां पर भूमध्य रेखा 0 डिग्री की देशांतर रेखा से मिलती है। तो ये जहां पर मिलती है वो वहां पर एक इमेजिनरी आइलैंड बनाया गया है जिसका नाम है नल आइलैंड। जिसका नाम क्या है? नल आइलैंड, शून्य द्वीप। अब ये कहां पर है, एक बार हम आपको पिक्चर में दिखाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कहां पर, किस जगह पर 0 डिग्री की देशांतर रेखा, 0 डिग्री का देशांतर रेखा और 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, अब इन्हीं को नाम दे दीजिए। इसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा, और इसे कहा जाता है इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस जगह पर भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा मिलते हैं। एट विच प्लेस इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन लाइन मीट्स। तो ये जो इलाका है ना जहां पर ये मिलती है दोस्तों, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर भी कह सकते हैं, मध्य वाला इलाका है। कौन सा इलाका है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पास जो जगह है उसे कहा जाता है गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। और जहां पर ये मिलते हैं वहां पर वैज्ञानिकों ने एक द्वीप बनाया है, इमेजिनरी आइलैंड। ये वर्ड याद रखिएगा आप, ऐसा कोई आइलैंड वास्तव में नहीं है, ये एक काल्पनिक द्वीप है, इमेजिनरी आइलैंड है। तो यहां पर एक इमेजिनरी आइलैंड बनाया है जिसका नाम है नल आइलैंड। हिंदी में हम इसे कहते हैं शून्य द्वीप। ऐसा कोई आइलैंड वास्तव में नहीं है, ये बस बनाया गया है, दैट इज कंप्लीटली इमेजिनरी। नल आइलैंड नाम की एक जगह यहां पर बनाई गई है। अब एक बार मैं आपको फोटोज दिखाता हूं तो बड़े अच्छे तरीके से आपको स्पष्ट होगा। ओके, ये देखिए, ओके, ये वाला इलाका देखिए अब, ये वो जगह है साउथ अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में ये वो जगह है जहां पर आकर के मिलती है इक्वेटर और भूमध्य रेखा। ये कॉन्गो रिवर देखिए अब जरा ध्यान से, ये कॉन्गो नदी है दोस्तों। कॉन्गो नदी 2 बार काट रही है इस तरह से, देख रहे हैं आप? ठीक है, ये कॉन्गो नदी यहाँ पर दिख भी रही होगी। इसी तरीके से ना एक लिम्पोपो नदी है, जब भी हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में तो लिम्पोपो नदी उसे 2 बार काटती है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक, बहुत ही बेसिक बातें थी जो आपको याद रखनी है। ये किससे जुड़ी हुई है? इक्वेटर से जुड़ी हुई है। ओके, क्लियर है दोस्तों सारी बातें इक्वेटर के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो परेशान आपको नहीं होना है। अब ध्यान देंगे अगले टॉपिक पर। सर ये हमने पहली लाइन तो डिस्कस कर ली अब पहली लाइन है इक्वेटर, 0 डिग्री का अक्षांश। अब जैसे ही दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे यहां पर और साथ ही साथ में यहां पर, तो दोनों जगह अक्षांश है। ये है 23.5 डिग्री का अक्षांश और ये भी है 23.5 डिग्री का अक्षांश। ये भी 23.5 लैटिट्यूड है और ये भी 23.5 लैटिट्यूड है। तो सर अब हम पहचानेंगे कैसे? दोनों एक जैसे हो गए, माना दोनों जुड़वा है पर कुछ तो पहचान होनी चाहिए जानने के लिए। तो हमने डिस्कस किया था कि भूमध्य रेखा के ऊपर जितने भी अक्षांश आते हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश कहते हैं और भूमध्य रेखा के नीचे जितने भी अक्षांश आते हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। latitude on the northern side of equator is known as the northern latitude. Latitude on the southern side of equator is known as the southern latitude. क्लियर? तो इसी को नाम दिया गया है। देखिए 23.5 डिग्री के अक्षांश को कहा गया है कर्क रेखा। क्या कहा गया है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश को नाम दिया गया है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब बस इनके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं, बस अभी आपको याद रखना है जितना इंफॉर्मेशन दिया गया है सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन याद रखेंगे कि ये 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाता है और 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश जो है वो कर्क रेखा कहलाता है। एक एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि ये काम आएगी। ये जो कर्क रेखा है दोस्तों, तो भारत में एक नदी है माही, याद रखेंगे इस चीज को, भारत में एक नदी है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। और एक और चीज, कर्क रेखा 16 देशों से होकर के गुजरती है, 16 कंट्रीज से होकर के गुजरती है और बहुत अंडरस्टूड भी है। अगर आप पूरे वर्ल्ड का मैप देखेंगे जो आपको देखना चाहिए, तो आज एक बात आप नोटिस करेंगे दोस्तों कि जो इक्वेटर का ऊपर वाला इलाका है जिसे हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, तो नदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे, बहुत अच्छे से देखोगे कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पर स्थलीय भाग बहुत ज्यादा है जबकि जलीय भाग बहुत कम है। यहाँ पर जो लैंडमास वाला इलाका है वो बहुत ज्यादा है, जो वाटर बॉडीज हैं उनका नंबर कम है। ये चीज साफ तौर पर आपको यहाँ दिखाई देगी। लेकिन जब आप भूमध्य रेखा के नीचे जाओगे, अर्थात आप दक्षिण गोलार्ध में जाओगे, सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे, तो यहाँ आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि जो ओशन वाला इलाका है वो बहुत ज्यादा है, पानी वाला इलाका बहुत ज्यादा है, जबकि स्थलीय जो भाग है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से आप ये लॉजिक याद रख सकते हैं कि जो कर्क रेखा है वो 16 देशों से होकर के गुजरती है, जबकि मकर रेखा 10 देशों से होकर के गुजरती है। और अफ्रीका की एक नदी है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी इसे 2 बार काटती है। तो देखिए हमने 3 नदियों की बात कर ली दोस्तों। सबसे पहले हमने कांगो नदी की बात की, और कांगो नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है, अफ्रीका में है। फिर हमने माही नदी की चर्चा की जो भारत में है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। और फिर हमने लिम्पोपो नदी की बात की, ये भी अफ्रीका की नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। होमवर्क 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 में दोस्तों आपको 2 चीजें करना है। आपको पता करना है कि एग्जैक्टली कॉन्गो रिवर कहाँ बहती है, कॉन्गो रिवर के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ के आओगे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट या इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इसी तरह आप लिम्पोपो नदी के बारे में पता करोगे। पहले एटलस में दोनों को देखोगे, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ पर जा रही हैं और इनके आसपास का क्षेत्र क्या है। देखिए जितना भी होमवर्क हम आपको दे रहे हैं ना दोस्तों, धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें ना आपके दिमाग में कलेक्ट होती जाएंगी और ये सारी जरूरी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि मुझे पता है जब आप लिम्पोपो नदी देखोगे ना तो आसपास की 4-5 चीजें और देख लोगे, जब आप कॉन्गो नदी देखोगे तो 4-5 चीजें और देख लोगे। ऐसा ही आप माही के साथ भी करोगे, तो धीरे धीरे आपका जो एटलस का नॉलेज है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता जाएगा। अब ये 13 देश हम आपको बताएंगे और 13 देश हम आपको एटलस में भी बोलेंगे देखने के लिए, हम कैपिटल भी याद करने को बोलेंगे, फिर उनकी करेंसी भी याद करने को बोलेंगे। तो आप आजू बाजू की कंट्रीज देखोगे तो सही कि अरे देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है ना। तो उससे बहुत इन्हांस होता है एटलस का नॉलेज। चलिए क्लियर है। तो ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। इसी के बाद 2 और रेखाएं हैं दोस्तों, 2 और लाइन है। यहां पर 66.5 डिग्री का अक्षांश है और यहां पर भी 66.5 डिग्री का अक्षांश है। ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ। 66.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश। अब यहां आप देखोगे तो इस इलाके में ना एक महासागर है और इस महासागर का नाम है आर्कटिक। आर्कटिक और इसी महासागर से होकर के ये 66.5 डिग्री का अक्षांश गुजरता है, तो इसको एक नाम दिया गया है आर्कटिक सर्कल। क्या नाम दिया गया है? आर्कटिक सर्कल। इसी को एक और नाम दिया जाता है नॉर्थ पोल सर्कल, उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की एनसीईआरटी में आर्कटिक सर्कल का नाम रखा गया है,
हिंदी की एनसीईआरटी में इसे उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा गया है, नॉर्थ पोल सर्कल कहा गया है। ठीक इसी तरह जो 66.5 का दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसे हम अंटार्कटिक महाद्वीप कहते हैं। इसी को हम व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, सफेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो चूंकि इस महाद्वीप से होकर के ये गुजरती है तो इसका नाम दे दिया अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और इसी को साउथ पोल सर्किल या दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है। तो ये दो और इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हो गई। 66.5 का उत्तरी अक्षांश, चूंकि ये आर्कटिक महासागर से गुजरता है तो इसका नाम रख दिया आर्कटिक सर्कल। 66.5 का दक्षिणी अक्षांश, चूंकि ये अंटार्कटिक महाद्वीप से होकर के गुजरता है तो इसका नाम रख दिया अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, इसके बाद दो और लैटिट्यूड बचते हैं, एक यहां पर है दोस्तों और एक यहां पर है। ये कहलाता है 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश और ये कहलाता है 90 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश। इसी को हम एक और नाम देते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। कई बार हम चर्चा करेंगे इस नाम की। और इसे हम नाम देते हैं साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो ये है दोस्तों महत्वपूर्ण अक्षांश, जिसमें कुल 7 हो गए। एक इक्वेटर, फिर दोनों तरफ 23.5 डिग्री का अक्षांश, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा, फिर दोनों तरफ 66.5 डिग्री का अक्षांश, एक आर्कटिक वृत्त और एक अंटार्कटिक वृत्त, और दोनों तरफ 90 डिग्री का अक्षांश, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एक बार इनको डायग्राम में देखिए, बहुत आसान है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब इन्हीं के ऊपर हमारी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। इवन जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, खास तौर पर जब हम समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे तो मान के चलिए हर एक डिस्कशन इसी पर आकर के रुकेगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होंगे। एक बार आपको हम बता देते हैं, यहां लिखा हुआ है, अभी अश्व अक्षांश की चर्चा अभी नहीं करेंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे। भूमध्य रेखा के बारे में लिखा हुआ है सारी बातें। ये देखिए, देखिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड आर्कटिक सर्कल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। एक बार इसे देखिए ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हम मैपिंग वर्क बाद में करेंगे, पहले एक टॉपिक ताप कटिबंध और पढ़ लेते हैं। हीट जोन वाला जो टॉपिक है हम उसे और पढ़ लेते हैं, फिर हम आखिरी में क्या डिस्कस करेंगे, मैपिंग डिस्कस करेंगे। और मैप में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि भूमध्य रेखा किन देशों से होकर के गुजरती है, जो इक्वेटर है वो कहां कहां से जाती है। तो चलो ध्यान दो पहले। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हीट जोन। हिंदी में हम इसे कहते हैं ताप कटिबंध। ताप कटिबंध। चलो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं हिंदी में। ये जो शब्द है जोन या हिंदी में देखें कटिबंध, ज्योग्राफी में जनरली इसका मतलब होता है दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र। दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, रीजन बिटवीन टू लैटिट्यूड। ठीक है, रीजन बिटवीन टू लैटिट्यूड, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक जोन है, 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 इस तरीके से। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, रीजन बिटवीन टू लैटिट्यूड। पृथ्वी पर आगे हम इसको
डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पृथ्वी पर सामान्यतः 3 ताप कटिबंध पाए जाते हैं। देयर आर 3 हीट जोन्स ऑन दी अर्थ। ठीक है, कितने हैं? 3 ताप कटिबंध पाए जाते हैं। देयर आर 3 हीट जोन्स ऑन दी अर्थ। कौन कौन से समझते हैं? सबसे पहला जो इलाका है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है और इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं या इसी को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा जो इलाका है दोस्तों, ये 2 जगह देखने के लिए मिलेगा। कहां कहां देखने मिलेगा? तो एक आपको मिलेगा कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल, और एक आपको देखने मिलेगा मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में। और इस क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? इसे कहा जाता है टेम्परेट जोन। इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। अब देखो, मैं ये हाथ मान के चल रहा हूं कि ये आप इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद तीसरा और आखिरी जो इलाका है, ये आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, साथ ही साथ अंटार्कटिक वृत्त और साउथ पोल के बीच में बेहद ठंडा इलाका, तो इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। इसे फ्रिजिड जोन कहा जाता है। फ्रीज हो जाते हैं, फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। कई जगह इसको पोलर जोन भी कहा जाता है। तो ये कितने कटिबंध हैं? 3 कटिबंध हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। अब एक एक करके इनको यहां पर देखते हैं। चलो ध्यान दीजिए, ये हमने माना 0 डिग्री, ये हो गया कैंसर। ठीक है, ये है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक, ये हमने मान लिया, अलग अलग इलाके में इन चीजों को मेंशन कर लिया। अब ध्यान देंगे जो हम यहां पर बना रहे हैं, ये जो इलाका हम देख रहे हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का इलाका, ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं यहां पर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का ये इलाका, यहां पर सूरज है, सन है। तो सूरज की किरणें इस क्षेत्र में कम से कम एक बार लंबवत जरूर होती हैं। सन रेज आर वंस ओवरहेड इन दिस रीजन। ओवरहेड होने का मतलब यह है कि कर्क और मकर रेखा के बीच में सूरज की किरणें कम से कम एक बार 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं और सर के बिल्कुल ऊपर होती हैं, एग्जैक्टली ऊपर होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो इलाका है, इसे सबसे ज्यादा सोलर इंसोलेशन मिलता है, इसे सबसे ज्यादा सौर विकिरण मिलता है, और यही एक कारण है कि यहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए इसे ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, कर्क और मकर रेखा के बीच में वर्ष में एक बार, हर एक जगह पर एक बार सूरज लंबवत जरूर होता है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि सर अभी आपने बताया था कि इक्वेटर पर 2 बार होता है, तो हम सिर्फ इक्वेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पूरे इलाके की बात कर रहे हैं। इसको ऐसे मान के चलो कि मान लो एक दिन आप यहां खड़े हुए थे, तो यहां पर ओवरहेड था, एक बार यहां पर ओवरहेड था, एक बार यहां पर ओवरहेड था। एक व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा है और हर बार उसे एक जगह ऐसी मिल रही है जहां सन क्या है, ओवरहेड है। ओवरहेड का मतलब बिल्कुल ऊपर आना, जिसे लंबवत भी हम कहते हैं, परपेंडिकुलर होना। ठीक है, तो इस इलाके में सूर्य की किरणें कम से कम एक बार लंबवत होती हैं या ओवरहेड होती हैं।
इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सौर विकिरण मिलेगा। यही रीजन है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है। और चूंकि तापमान ज्यादा है इसीलिए इसको नाम दिया गया है उष्ण कटिबंध, नाम दिया गया है ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दूसरा इलाका आप देखें, ध्यान देंगे इस बारे, कैंसर से आर्कटिक के बीच में, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच में, और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच में। ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, यहां से ना सूर्य की किरणें अब तिरछी होना शुरू होंगी। अब जो सन रेज है वो टिल्ट होना शुरू होगी, और कैंसर और कैप्रिकॉर्न के ऊपर, कर्क और मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें अब लंबवत नहीं होंगी, सन रेज अब ओवरहेड नहीं आएंगी, अब ये टिल्ट होती जाएंगी या तिरछी होती जाएंगी। तो यहां से तिरछापन आना शुरू होगा। तो जैसे ही यहां से तिरछापन आना शुरू होगा तो सन की जो हीट है, जो इंटेंसिटी है, अब वो कम हो जाएगी। तो यहां सामान्यतः ना अच्छा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा यहां गर्मी भी नहीं होती और बहुत बहुत एक्सट्रीम ठंड भी नहीं, मतलब अच्छा टेम्परेचर मिलेगा। हाँ, जब बहुत ऊपर यहां पहुंच जाओगे तो यहां तो अच्छी ठंड होना शुरू हो जाएगी, पर यह इलाका सबसे अच्छी जलवायु का इलाका माना जाता है, बेस्ट क्लाइमेटिक रीजन माना जाता है दुनिया का, जहां आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं क्लाइमेट के हिसाब से। तो इस जोन को नाम दिया गया है, क्योंकि यहां पर सर्दी भी है तो शीत भी है और गर्मी भी है, दोनों नॉर्मल है। तो नाम क्या दिया गया? शीतोष्ण कटिबंध। नाम दिया गया इंग्लिश में टेम्परेट जोन। क्या नाम दिया गया? टेम्परेट जोन। सूर्य की किरणें यहां पर तिरछी होना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये सारे नाम ना आपकी फाउंडेशन बना देंगे। आगे जब हम जाएंगे ना, थोड़ा और अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, तो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि अब उष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है। ये मैं मान के चलूंगा कि यहां पर ये बात क्लियर है, वहां हम सीधा डिस्कस करेंगे कि अच्छा उष्ण कटिबंध में ये होता है, शीतोष्ण कटिबंध में ये होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीसरा और आखिरी रीजन यहां पर देखिए, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में। अब यहां पर सूरज की किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती है, यहां पर सूरज की किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं। सबसे कम सोलर रेडिएशन यहीं पर आएगी। चूंकि यहां पर सोलर रेडिएशन सबसे कम आएगी तो ये सबसे ठंडा इलाका होगा। इट विल बी कूलेस्ट प्लेस, बहुत ही ठंडा इलाका होगा, बहुत ज्यादा ठंड यहां पर होगी। तो ये इलाका क्या कहलाएगा? इसे फ्रिजिड जोन कहा जाएगा, इसे शीत कटिबंध कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? शीत कटिबंध कहा जाएगा, इसे फ्रिजिड जोन का नाम दिया जाएगा। तो स्पष्ट है, नाम वैसे ही दिए गए हैं जैसा वहां पर टेम्परेचर है। और टेम्परेचर बदल क्यों रहा है? पृथ्वी का आकार गोल है, जिस वजह से सूरज की किरणें एक साथ पृथ्वी पर नहीं पड़ सकती। हमारी अर्थ का शेप ये है। अब अगर आप टॉर्च जलाओगे तो एक जगह पर टॉर्च बिल्कुल सीधा इंपैक्ट करेगी और बाकी उसकी लाइट तो जाएगी टॉर्च की हर जगह पर, लेकिन कहीं पर भी वो 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगी, फिर वो तिरछी होती जाएंगी उसकी किरणें। ठीक है, तो ये पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं। अब इसमें ना एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि जो शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध है, यहां पर सूर्य, यहां पर जो सूर्य है वो क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जाता। सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन। पहला सवाल ये आता है, सर क्षितिज का मतलब क्या होगा, होराइजन का मतलब क्या होगा? क्योंकि ऐसा ही एक सवाल यूपीएससी ने पूछा भी था। तो शीत कटिबंध के बारे में एक अच्छा स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि साहब जो शीत कटिबंध वाला इलाका है वहां पर जो सन है वो होराइजन अर्थात क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इट विल नॉट बी मच अबव द होराइजन। इसका मतलब समझो,
देखो हॉराइजन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आप एक पहाड़ पर खड़े हुए हैं, इसको इमेजिन करना, यहां आप खड़े हुए हो, यहां पर आपको एक जगह दिख रही है जहां पर पृथ्वी है और सूरज है। आपको ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी और सूरज एक साथ मिल रहे हैं, सन और अर्थ एक साथ मिल रहे हैं। प्रतिदिन जब आप सनराइज और सनसेट देखते हो, अगर उठते हो सुबह इतनी तो, अगर आप सनराइज और सनसेट देखते हो तो आपको एक इलाका दिखता है जहां आपको लगता है कि सूरज और पृथ्वी आपस में मिल गए। हमें तो यही लगता है ना कि पृथ्वी के अंदर सूरज समा रहा है, फिर पृथ्वी से बाहर निकल रहा है। इसी को हम होराइजन कहते हैं। होराइजन वो एक लाइन होती है जहां आपको सन और अर्थ आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, सूरज और पृथ्वी आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मान लीजिए कि ये एक इलाका है, यहां से सूरज डूब रहा है, इस तरीके से सूरज डूब रहा है। तो ये जो लाइन है जहां पर आपको ये दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी को होराइजन कहा जाता है, क्षितिज कहा जाता है। तो आप खुद देखेंगे कि ये जो इलाका है, यहां सूरज कभी भी बहुत ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, एक अलग रहेगा, वो गर्मी में हम डिस्कस करेंगे, पर सामान्यतः यहाँ जो सूरज है वो बहुत ऊपर नहीं जाता है क्षितिज के। मतलब उसी एरिया में जनरली आपको दिखाई देता है जिस एरिया में हम सनराइज और सनसेट देखते हैं। फिर जब आगे हम बढ़ेंगे तो डिटेल स्टडी हम करेंगे तो हम समझेंगे कि गर्मी में पोजीशन अलग होगी और ठंड में पोजीशन अलग होगी। तो एक स्टेटमेंट फिलहाल आप याद रखेंगे कि शीत कटिबंध के क्षेत्रों में जो सूर्य है वो क्षितिज से सामान्यतः ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन इन द फ्रिजिड जोन। क्लियर। अब यहीं पर एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट दिया है दोस्तों, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जो 6वीं क्लास की एनसीईआरटी में। एक बार एक डायग्राम के द्वारा आपको ये दिखाते हैं और बहुत मजा आएगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। एक सेकंड, दो कंसेप्ट हैं, दो, एक एक दोनों मैं आपको समझाता हूं। पहले ये कंसेप्ट समझते हैं फिर दूसरा समझेंगे। एक ताप कटिबंध भी हमने डिस्कस कर लिए। ये देखो, इन्होंने सिर्फ ये डायग्राम बना के दिया है और कुछ नहीं, वो मैंने अलग से ऐड किया। ये डायग्राम देखो, ये सूरज, ये टॉर्च है, टॉर्च के सामने तो ये इन्होंने लिखा कि सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र में फैलता है, तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। अब इसको लॉजिक कंसेप्ट लगाना है हमें अर्थ के ऊपर। अगर हमारी पृथ्वी ऐसी होती और सूरज एक टॉर्च की तरह काम करता तो इंटेंसिटी तो बहुत होती सनराइज की, सन की, बट उसका जो एरिया है लाइट का वो कम हो जाता। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब तिरछापन होगा ना तो अल्टीमेटली प्रकाश की इंटेंसिटी, हीट तो कम आएगी लेकिन लाइट जो है वो ज्यादा एरिया में जाएगी। अब इसका प्रभाव ये पड़ता है कि गर्मी के दिनों में, ध्यान देंगे, गर्मी के दिनों में जब सूर्य यहां पर है, ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने है, तो यहां पर तो सीधा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन ये पूरा इलाका कैसा है, तिरछा है दोस्तों। पूरा इलाका कैसा है, तिरछा। तो यहां पर आप देखोगे कि सामान्यतः इंग्लैंड वगैरह में मैच होते हैं इस समय, तो आप देखोगे कि बहुत लंबे लंबे दिन होते हैं, 6, साढ़े 6, 7 बजे भी धूप निकल रही होती है। और ऊपर जाएंगे तो वहां दिन भर सूरज चमकेगा, रात में भी वहां सूरज चमक रहा है, मिडनाइट सन बोल रहे हैं उसे। तो ये स्टेटमेंट यहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि डे नाइट इंक्रीजेस एज वी गो पोलवर्ड इन दी समर इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। जब भी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो जो दिन की अवधि है, जो डे लाइट का टाइम है, वो बढ़ता जाएगा। उल्टा होगा ठंडियों में उल्टा होगा। ठंडियों में जब ऊपर जाएंगे तो बट नेचुरल सी बात है कि वहां पर डे लाइट की अवधि कम होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि सूरज कहां पर आ रहा होगा, सूरज यहां पर आ रहा होगा, सन जो है वो यहां पर होगा। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा एक डायग्राम है, एनसीईआरटी में दिया गया है। यहां से हमें इस प्रकार के स्टेटमेंट ड्रॉ करने चाहिए, ये अल्टीमेटली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको याद रखेंगे। अब एक और कंसेप्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा स्टेटमेंट ही है, पहले से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं ताकि दिमाग में स्पष्ट रहे।
ये स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, हम जानते हैं। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, अब देखो, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। एक चौथाई है। अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम the equator to either of the pole is 1/4 of a circle round the earth. It will measure 1/4 of 360 डिग्री। अब इसका अर्थ बड़ा सिंपल है, बस ये स्टेटमेंट के रूप में आपको याद रखना है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की दूरी को जब आप नापते हैं, कोणीय दूरी को जब आप नापते हैं, तो ये अर्थ का 1/4 होती है, 1/4 होती है। कैसे समझें इस बात को? ये हमने इक्वेटर बनाई, यहां से हमने एक लाइन खींची, कितना एंगल बन गया? पर एंगल 90 डिग्री का बना। यहां पर भी हमने एक लाइन खींची, कितना एंगल बना? 90 डिग्री। अर्थ को अगर हम एक गोल मान लें तो हमारी पृथ्वी का टोटल मैक्सिमम कितना एंगल बन सकता है? 360 डिग्री। तो इसे जब आप 90 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 4। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो पूरे अर्थ का कितना है? 1/4 है। और ये पृथ्वी को 4 भागों में बांट भी रहा है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। तो 1/4 है। ये आपको याद रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड द पोल इज 1/4 ऑफ द टोटल सर्कल, टोटल अर्थ। ठीक है, ये 2 बातें दी गई थी। तो ये दोस्तों हमारी आज की कक्षा थी। आज हमने हीट जोन के बारे में भी बात कर ली। आज हमने चर्चा कर ली महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में, क्या उनका एप्लीकेशन होता है, किस जगह पर कौन सी चीज है। एक चित्र भी हमने देखा जिसमें हमने जाना कि गर्मी के दिनों में अगर आप विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, गर्मी के दिनों में अगर आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो जो दिन की अवधि है वो बढ़ती जाएगी, जो डे लाइट का टाइम है वो इंक्रीज होगा। अभी इस समय अगर आप जाएंगे तो डे लाइट का टाइम क्या होगा? इंक्रीज होगा। कारण क्या है कि जितना ज्यादा तिरछापन आएगा, जितना ज्यादा टिल्ट बढ़ेगा, सूरज की रोशनी उतने ज्यादा इलाके में फैलेगी और लंबे समय के लिए फैलेगी। ये इसका एक रीजन है जो आपको याद रखना है। चलिए अब हम आज का पहला मैपिंग वर्क करते हैं। हमने देखा था कि सर जो भूमध्य रेखा है, जो ट्रॉपिक, जो इक्वेटर है, वो 3 महाद्वीपों से होकर के जाती है और 3 महाद्वीपों के 13 देशों से होकर के जाती है। अब आपको क्या करना है समझो। पहले 1 से 2 बार ये चीजें आप देखोगे एटलस में, जो एटलस आपके पास है। फिर आपको क्या करना होगा? अपनी कॉपी में इन्हें ड्रॉ करना होगा, अपनी नोटबुक में इन्हें बनाना होगा। तो सर क्या हम पूरा मैप बनाएंगे? नहीं, पूरा मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों को हाईलाइट करेंगे। कैसे? वो मैं अभी आपको बताता हूं। अभी लेकिन एटलस देखने का काम करो। पहले यहां देखो एक बार, फिर आप दूसरी बार में एटलस में देखिएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से शुरुआत हो रही है। मान के चलते हैं कि इक्वेटर की शुरुआत यहां से, पृथ्वी गोल है इसलिए। तो ये जो पहला इलाका यहां देखने मिलेगा, ये पहली एक वाटर बॉडी है और इसे कहा जाता है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। फिर आप देखिए, ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये दूसरी वाटर बॉडी है, इसे कहा जाता है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। और फिर ये तीसरा इलाका आप देखिए, ये थर्ड वाटर बॉडी है जिसे इंडियन ओशन, हिंद महासागर कहा जाता है। और दोबारा से ये कहां आ गई? फिर दोबारा से पैसिफिक ओशन। तो पहला सवाल जो भूमध्य रेखा के बारे में पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा कितने महासागरों से होकर के गुजरती है, इक्वेटर कितने ओशियन से होकर के गुजरती है? जवाब होगा 3 महासागरों से होकर के गुजरती है, प्रशांत महासागर,
पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन और हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। स्पष्ट है। अब महाद्वीप देखते हैं। तो ये देखो एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट यहां आपको दिख रहा है। इस महाद्वीप को नाम दिया गया है साउथ अमेरिका। इसे क्या नाम दिया गया है? साउथ अमेरिका। ये जो बड़ा सा महाद्वीप आपको दिख रहा है, इसे नाम दिया गया है अफ्रीका। क्या नाम दिया गया है? अफ्रीका। और ये जो छोटे छोटे देश यहां मालदीव, इंडोनेशिया दिखा, ये एशिया का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये एशिया का हिस्सा है। क्लियर? तो 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, जिसमें कौन कौन आता है? साउथ अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है और एशिया आता है। ये 3 मेजर कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। तो सर 3 महासागर भी क्लियर हैं, 3 महाद्वीप भी क्लियर हैं। अब हमें बात करनी है देशों के बारे में। तो देखो, जैसे ही आप प्रशांत महासागर से चलना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपको साउथ अमेरिका पड़ेगा। और साउथ अमेरिका में सबसे पहला देश जो मिलेगा दोस्तों, वो है इक्वाडोर। अब देखिए, इक्वाडोर देखिए एटलस में, तो एटलस में आपको यहां पर इक्वाडोर देखने मिलेगा। ठीक है, इक्वाडोर। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहां एक दूसरा देश आपको देखने मिलेगा, जिसका नाम है कोलंबिया। ये सारे देश याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां बहुत इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, कोलंबिया। और कोलंबिया के बाद एक बहुत बड़ा देश देखने मिलेगा, जिसने हाल ही में अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया था। इस देश का नाम है ब्राजील। इस देश का नाम क्या है? ब्राजील। तो साउथ अमेरिका में 3 देश हो गए। 13 में से 3 देश कहां पर है? साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। सर कौन कौन से देश हो गए? एक हो गया इक्वाडोर, दूसरा हो गया कोलंबिया और तीसरा हो गया ब्राजील। ये 3 देश आ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। साउथ अमेरिका खत्म। अब जैसे ही आप अटलांटिक महासागर में आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहां एक आइलैंड कंट्री देखने मिलेगी और इस कंट्री का नाम है साओ टोमे एंड प्रिंसिप। कुछ एटलस में नहीं दिया होगा, मे बी अफ्रीका वाली एटलस में दिया होगा, ना मिले तो परेशान मत होना। पर यहां पर एक देश है साओ टोमे एंड प्रिंसिप। अफ्रीका में आ चुके हैं। अफ्रीका में पहला देश मिल गया हमें, साओ टोमे एंड प्रिंसिप। जैसे ही और आगे मिलेंगे तो यहां पर आपको एक देश मिलेगा इस तरीके से। इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 2 कॉन्गो हैं, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और एक सिर्फ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को आरओसी कहा जाता है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को डीआरसी के नाम से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर एक देश आपको कौन सा मिलेगा? आरसी या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये दूसरा देश हो गया। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बिल्कुल पूर्व में एक देश है गैबॉन। देखिए, गैबॉन नाम का देश मिलेगा। तीसरा देश हो गया। चौथा देश जो बहुत बड़ा देश है यहां पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डीआरसी के बाद 5वां जो देश में है यहां पर, वो है युगांडा। कौन सा देश है? युगांडा। युगांडा के बाद 6वां जो यहां देश दिखेगा आपको, दैट इज कीनिया। कीनिया। और 7वां देश फिर यहां जो मिलेगा, सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम पढ़ेंगे आगे, कीनिया। कितने देश हो गए? 7। साउथ अमेरिका में कितने थे? 3। साउथ अमेरिका में कौन कौन था? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। कोई ट्रिक मत लगाना, क्योंकि हमें सीधे याद करने हैं। वो डायरेक्शन के हिसाब से भी पूछ सकता है कि भैया वेस्ट से ईस्ट जमाओ या ईस्ट से वेस्ट जमाओ, इसलिए कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ याद करो। ठीक है, पहले नंबर पर क्या आएगा? सबसे पहले आया इक्वाडोर, फिर क्या आया? कोलंबिया, फिर क्या आया? ब्राजील। इसके बाद आप कहां पर आ गए? अफ्रीका। अफ्रीका में पहले नंबर पर क्या आया? साओ टोमे प्रिंसिप। क्या आया? साओ टोमे प्रिंसिप। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलिए एक बार, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर कौन सा देश आया? गैबॉन। कौन सा देश आया? गैबॉन। गैबॉन के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर कौन सा देश आया? युगांडा। कौन सा देश आया? युगांडा। युगांडा के बाद केन्या।
केन्या, और केन्या के बाद सोमालिया। तो 7 देश यहाँ पर हो गए, 3 और 7 10। क्लियर, देखते जा रहे हो एटलस में, ये मान के चल रहा हूं। इसके बाद फिर आप एशिया आ जाएंगे, और एशिया में पहला देश जो यहां मिलेगा ये है मालदीव। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, समुद्र के बीच में बना हुआ है, बहुत ही प्यारी सी जगह मालदीव। मालदीव के बाद आगे चलेंगे तो एक बहुत बड़ा सा देश है इंडोनेशिया। ये, हाँ, ये नहीं है, यहां पर नाम लिखा है बस इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। और यहां पर आखिरी में एक छोटा सा देश मिलेगा, किरिबाती। कौन सा देश है? किरिबाती नाम का देश है। तो 3 ये हो गए, तो कितने हो गए? 13 देश हो गए। कितने हो गए? 13 देश। मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अब एटलस में आप देखेंगे, आप इनकी राजधानियां भी याद करेंगे, आप इनकी करेंसी भी याद करेंगे। अब कैसे लिखोगे ये देखो। सबसे पहले आप एक मैप, एक डायग्राम बनाओगे। यहां पर आप पहले नंबर तो बना दो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। फिर यहां आप बना दो साउथ अमेरिका। अब एक एक करके लिखना शुरू करो। सबसे पहले कौन सा देश आया था? सर, इक्वेडोर आया था। यहीं पर नीचे उसकी कैपिटल लिख दो, यहीं पर नीचे उसकी करेंसी लिख दो। इक्वेडोर के बाद कौन सा देश आया था? सर, कोलंबिया आया था। कोलंबिया के बाद कौन सा देश आया था? ब्राजील। यहीं पर कैपिटल और करेंसी। इसके बाद कौन सा महासागर आया? ये आपको बनाना है अपनी नोटबुक में। कौन सा महासागर आया? सर, इसके बाद अटलांटिक महासागर आया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा दो। अटलांटिक महासागर। यहाँ के फिर कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाएगा? सर, यहाँ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। कौन सा देश मिला? सर, सबसे पहले हमें मिला एक आइलैंड कंट्री, साओ टोमे प्रिंसिप। फिर कौन सा देश मिला? सर, इसके बाद जो कंट्री हमें मिली दैट वाज रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो। देखिए एक बार, साओ टोमे प्रिंसिप के बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, फिर कौन सा देश मिला? सर, इसके बाद हमें गैबोन मिला, गैबोन। फिर कौन सा देश मिला? सर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो मिला। फिर कौन सा देश मिला? सर, युगांडा। इसके बाद कौन सी कंट्री मिली? सर, कीनिया। और कीनिया के बाद कौन सा देश मिला? सर, सोमालिया। कितने देश हो गए? 7। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ोगे, कौन सा ओशन बनाओगे? इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। ओके, 3 देश हैं यहां पर। कौन कौन सा? सबसे पहले सर यहां मालदीव, फिर इंडोनेशिया, और फिर किरिबाती। और दोबारा से यहाँ कौन सा महासागर आ जाएगा? तो चूंकि पृथ्वी गोल है तो दोबारा से यहाँ प्रशांत महासागर आ जाएगा, पैसिफिक ओशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा आपको एशिया। और जितने मल्टी कलर पेन का यूज करोगे ना, अलग दिखता है। जैसे मान लीजिए आपने साउथ अमेरिका की कंट्री को अलग से बना लिया, अफ्रीका की कंट्री को अलग, एशिया की कंट्री को अलग पेन से, तो वो बढ़िया दिखता है। ओके, और यहीं पर इनकी कैपिटल लिखोगे, यहीं पर इनकी करेंसी लिखोगे, कैपिटल और करेंसी। तो कम से कम हमें पूरी दुनिया भर के 13 देशों की राजधानियां तो याद होंगी, 13 देशों की मुद्राएं तो याद होंगी। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भारत की राजधानी भी आपको पता होगी और भारत की मुद्रा भी आपको पता होगी। तो पूरी दुनिया के 14 देशों की राजधानी और मुद्रा कम से कम आपको याद होगी। तो ये आपका पहला मैपिंग वर्क था दोस्तों, जो आपको यहाँ पे करना है। मेक श्योर कि ये आज ही आप करें, क्योंकि कल की क्लास में हम आपको रिवीजन कराएंगे, लेकिन कल हम मकर रेखा के देशों को पढ़ेंगे। तो वहां पर भी आपको 10 देश याद करने हैं। फिर कर्क रेखा के 16 देशों को पढ़ेंगे, तो 16 देश वो हो गए, 10 मकर रेखा के हो गए 26, फिर 13 यहाँ मान लीजिए, तो लगभग 39 देश हो गए। तो आप 3-4 दिन की क्लास में आप 39 कंट्रीज को कवर करने वाले हो, 39 कंट्रीज की कैपिटल याद करने वाले हो, और 39 कंट्रीज की ही करेंसी याद करने वाले हो। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 8 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेक श्योर कि आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है।
एक बार देखें ध्यान से, t.me/KGSNCERT, NCERT बाय खान ग्लोबल स्टडीज का नाम है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप टेलीग्राम के सर्च बार पर इतना भी अगर सर्च कर देंगे t.me/KGSNCERT, तो वहां आपको PDF सिनॉप्सिस सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।